हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 7 केमिकल बॉन्डिंग का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. In the previous section we had already learned about ionic bonding, but in this section we are going to study about covalent bonding. So let's start our topic. In this section we will study about another kind of bonding called covalent bonding. Covalent bonding is helpful in understanding the formation of molecules. In lesson 2, you studied that molecules having similar atoms such as H2, Cl2, O2, N2, etc. are molecules of elements, whereas those containing different atoms like HCl, NH3, CH4, CO2, etc. are molecules of compounds. Let us now see how are these molecules formed. इस सेक्शन में हम लोग एक और अलग काइंड की बॉन्डिंग के बारे में पढ़े, जैसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग हम लोग को मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को समझने में हेल्पफुल है। इस चैप्टर में लेसन 2 में आपने पहले पढ़ा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जैसे कि सिमिलर एटम्स है, जैसे कि हम लोग का H2 हो गया हाइड्रोजन, Cl2 क्लोरीन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, N2 नाइट्रोजन हो गया। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उसमें ना डिफरेंट एटम होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3 हमारा अमोनिया हो गया या फिर मीथेन हो गया, और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स हैं इनके अलग अलग आपको इसमें एटम्स देखने को मिलेंगे। और अब हम लोग देखेंगे जो मॉलिक्यूल्स है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2. The hydrogen atom has one electron. It can attain the electronic configuration of the noble gas helium by sharing one electron of another hydrogen atom. When the two hydrogen atoms come closer, there is an attraction between the electrons of one atom and the proton of another, and there are repulsions between the electrons as well as the protons of the two hydrogen atoms. In the beginning, when the two hydrogen atoms approach each other, the potential energy of the system decreases due to the force of attraction. Figure 7.9. The value of potential energy reaches a minimum at some particular distance. तो चलिए हम लोग पहले एक हाइड्रोजन के फॉर्मेशन को पहले हम लोग देखते हैं। जैसे उसका मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना होता है, H2 यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको है जो कि नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जब अटेन करना है हीलियम का, तो ये क्या करता है कि ये अदर हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे वाले के प्रोटॉन के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं दोनों हाइड्रोजन के, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनकी वजह से। और जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम पे पहुंच जाता है, मीन्स सबसे लोएस्ट में पहुंच जाता है। यहाँ पे आपको फिगर 7.9 शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। Particular distance, okay, between the two atoms. If the distance between the two atoms further decreases, the potential energy increases because of the forces of repulsion. The covalent bond forms when the forces of attraction and repulsion balance each other, and the potential energy is minimum. It is this lowering of energy which leads to the formation of the covalent bond. तो ये तो पहले अपने एटम्स का पहले मिनिमम एनर्जी पे ये पहुंच जाता है डिक्रीज होके। इसका जब डिस्टेंस होता है दो एटम्स का वो भी डिक्रीज होने लगता है, और जो इनका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो फिर से इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है उनकी वजह से। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब इसमें दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, और एक दूसरे को जो अट्रैक्शन होता है और जो रिपल्सन होता है वो एक दूसरे को जब बैलेंस करते हैं और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम पे पहुंच जाता है, तब ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करता है, जो एनर्जी के लेवल को लो कर देता है, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन H2 कैन बी शोन एज, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो H1 हाइड्रोजन, इसको हम लोग मान लेते हैं इसको H1 है और ये H2 है, ठीक है। तो इसमें जो H1 का जो एक इलेक्ट्रॉन और जो H2 का 2 इलेक्ट्रॉन है, उस आपस में वो कंबाइन हो गया, इसका जो फॉर्मेशन हो गया H2 हो गया। वी विल
Next, consider the formation of chlorine molecule Cl2. A molecule of chlorine contains two atoms of chlorine. Now, how are these two chlorine atoms held together in a chlorine molecule? तो हम लोग नेक्स्ट क्या कंसिडर करेंगे कि कैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन का वो टू एटम्स ऑफ क्लोरीन कंटेन किया हुआ है और ये जो दो क्लोरीन एटम्स है वो एक दूसरे को कैसे पकड़ा हुआ है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के थ्रू। यू नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl atom is 287. Each chlorine atom needs one more electron to complete its octet. If the two chlorine atoms share one of their electrons as shown below, then both of them can attain the stable noble gas configuration of argon. तो आप जैसे कि जानते हैं कि जो क्लोरीन एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287 और दोनों का जो मतलब जितने भी क्लोरीन एटम है उनको क्या चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए जिससे वो अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सके। और ये जब दोनों क्लोरीन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो ये नोबेल गैस आर्गन का जो नोबेल गैस है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन इसको हम लोग 1 मान लिए, क्लोरीन 2 इसको मान लिए जिसमें 287 इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके भी सेम है और इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए। तो शेयर करने के बाद इन दोनों के पास आउटरमोस्ट शेल में 8 और 8 बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है। Note that the sharing pair of electrons is shown to be present between the two chlorine atoms. Each chlorine atom thus acquires 8 electrons. The shared pair of electrons keep the two chlorine atoms bonded together. Such a bond which is formed by sharing of electrons between the atoms is called a covalent bond. Thus we can say that a covalent bond is present between two chlorine atoms. This bond is represented by drawing a line between the two chlorine atoms as follows. तो आप ये नोट कीजिए जो शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे शो किया जाता है। ये जब दो क्लोरीन एटम्स उसके बीच में जब प्रेजेंट हो तो जितने भी क्लोरीन एटम्स है उनको क्या चाहिए था पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था आउटर मोस्ट शेल में। उन्होंने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया टू क्लोरीन एटम्स जो उनकी आपस में बॉन्डेड थे। वैसे बॉन्ड जो कि फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से एटम्स के बीच में उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे एक और आपका डेफिनेशन निकल के आता है कोवेलेंट बॉन्ड का जो कि अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एटम के बीच में बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दोनों क्लोरीन एटम के बीच में प्रेजेंट है और इस बॉन्ड को हम लोग एक लाइन दोनों क्लोरीन एटम के बीच में ड्रॉ करके इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समटाइम्स द इलेक्ट्रॉन शोन अबव ऑन द क्लोरीन एटम्स आर omitted and the chlorine bond is shown as follow। और कभी कभी जो इसका बॉन्ड होता है क्लोरीन का वो कैसे दिखाया जा सकता है तो क्लोरीन के बीच में एक लाइन को ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम्स। द ऑक्सीजन atom has atomic number 8. It has 8 protons and also 8 electrons. The electronic configuration of oxygen atom is 2,6. Now each oxygen atom needs 2 electrons to complete its octet. The 2 oxygen atoms share 2 electrons and complete their octet as is shown below. वैसे ही हम लोग इसको फॉर्मेशन ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को भी समझ सकते हैं जो कि ऑक्सीजन एटम्स का जो ऑक्सीजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसमें 8 प्रोटॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 2 and 6 ऑक्सीजन का। तो जो 2 ऑक्सीजन एटम्स है वो आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और अपने नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को वो अटेन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। The 4 electrons or 2 pairs of electrons which are shared between 2 atoms of oxygens are present between them. Hence, these 2 pairs of shared electrons can be represented by 2 bonds between the oxygen atoms. Thus, an oxygen molecule can be represented as follows. तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हैं कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के बीच में। इसलिए जो 2 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में डबल लाइन को ड्रॉ करके। The 2 oxygen atoms are said to be bonded together by 2 covalent bonds. Such a bond consisting of 2 covalent bond is also known as a double bond. तो ये जो 2 ऑक्सीजन एटम है हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से बॉन्डेड है और ऐसे बॉन्ड को हम लोग 2 कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड भी बोलते हैं।
Let us next take the example of nitrogen molecule and understand how the two nitrogen atoms are bonded together. The atomic number of nitrogen is 7. Thus, it has 7 protons and 7 electrons present in its atom. The electronic configuration can be written as 2, 5. To have 8 electrons in the outermost shell, each electron atom requires 3 more electrons. Thus, a sharing of 3 electrons each between the two nitrogen atoms is required. This is shown below. तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का लेते हैं. इसके जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन के वो कितने हैं 7 और इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है 2 and 5. इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट सेल में होने चाहिए. तो अगर इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सेल में होंगे तो इन्हें 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उसने 6 दो जो हमारा जो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और आप इसका जो मॉलिक्यूल है, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसने अपने 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं. ठीक है. Each nitrogen atom provides 3 electrons for sharing. Thus, 6 electrons or 3 pairs of electrons are shared between the two nitrogen atoms. Hence, each nitrogen atom is able to complete its octet. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम्स है वो उसने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड किया, शेयर किया. इसमें हम लोग कह सकते हैं कि या तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया या फिर इसको यही कह सकते हैं कि इसने 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया. ये चीज इक्वल हो जाता है. जो नाइट्रोजन एटम है वो अब अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने में पूरी तरह से एबल है. Since 6 electrons or 3 pairs of electrons are shared between the nitrogen atoms, we say that 3 covalent bonds are formed between them. These 3 bonds are represented by drawing 3 lines between the two nitrogen atoms as shown below. तो क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स या 3 pairs of electrons को शेयर किया नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना है. तो हम लोग ये 3 बॉन्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में ट्रिपल लाइन को ड्रॉ करके हम लोग इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Such a bond which consists of 3 covalent bond is known as a triple bond. So far we were discussing covalent bonds formation between atoms of the same elements, but covalent bonds can be formed by sharing of electrons between atoms of different elements also. Let us take the example of HCl to understand it. क्योंकि जो बॉन्ड है जिसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड था उसे ट्रिपल बॉन्ड भी बोला जाता है. हम लोगों ने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है. तो ये एटम्स सेम एलिमेंट्स के एटम्स के सेम एलिमेंट्स के एटम्स के शेयरिंग से होता है. बट जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो एटम्स के बीच में डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उससे कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं HCl का, क्योंकि इसमें जो HCl है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. A hydrogen atom has 1 electron in its outermost shell and the chlorine atom has 7 electrons in its outermost shell. Each of these atoms has 1 electron less than the electronic configuration of the nearest noble gas. If they share 1 electron pair, then hydrogen can acquire 2 electrons in its outermost shell, whereas chlorine will have 8 electrons in its outermost shell. The formation of HCl molecule by sharing of 1 electron pair is shown below. तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करते हैं HCl का. ठीक है. तो उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जो क्लोरीन एटम होता है उसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है. और दोनों को एक एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस का अटेन कर सके. अगर वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करें तो उनका जो आउटरमोस्ट सेल होगा उसमें उनके जैसे हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के 8 हो जाएंगे. तो जो हाइड्रोजन है वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस है उसकी तरह वो भी बन जाएगा हाइड्रोजन हीलियम के जैसा. उसमें भी उसके आउटरमोस्ट सेल में 2 है और वो नोबेल गैस और वो स्टेबल है. तो जो हाइड्रोजन है इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगर वो क्लोरीन से 1 एटम्स ले लेता है तो क्या हो जाएगा कि वो भी नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा. और इसी तरह जो हमारा क्लोरीन है अगर उसे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो उसमें उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 हो जाएगा और वो आर्गन का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा. तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्डिंग, इसमें आपको 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है.
Similarly, we can explain bond formation is other covalent compounds after knowing the nature of bonding present in covalent compounds. Let us now study what type of properties this covalent compounds have. तो हम लोग जैसे दोनों बॉन्ड के जो हम लोगों ने बॉन्ड की फॉर्मेशन का हम लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन किया है कोवैलेंट कंपाउंड्स का कर लिया, आयनिक बॉन्ड्स का कर लिया। अब हम लोग जो ने हम लोगों ने नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो कि कोवैलेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट है उसको हम लोग ने जाना। तो हम लोग देखेंगे कि जो कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो कोवैलेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड covalent substances. The covalent compounds consist of molecules which are electrically neutral in nature. The forces of attraction present between the molecules are less strong as compared to the forces present in ionic compounds. Therefore, the properties of the covalent compounds are different from those of the ionic compounds. The characteristic properties of covalent compounds are given below. तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रली न्यूट्रल होते हैं नेचर में, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो क्या होता है तो थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग होता है किसके तुलना में, तो आयनिक कंपाउंड्स की तुलना में। और जो प्रॉपर्टीज होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स का वो डिफरेंट होता है आयनिक कंपाउंड से। तो इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है कोवैलेंट कंपाउंड्स के वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका पहले हम लोग फिजिकल स्टेट को देखते हैं। बिकॉज ऑफ द वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन discrete molecules called intermolecular forces, the covalent compounds exist as a gas or a liquid or a solid. For example, O2 and 2 CO2 are gases, water and CCl4 are liquids, and iodine is a solid. तो क्योंकि इसमें जो अट्रैक्शन होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होता है, मीन्स कमजोर होता है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में, तो इसे या तो आप डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस होता है या फिर बोल सकते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स के। तो ये तो या तो गैस के नेचर में एग्जिस्ट करेंगे या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड के रूप में। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो O2 है या फिर N2 और जो CO2 वो गैसेस के फॉर्म में होंगे, वाटर और CCl4 लिक्विड्स के फॉर्म में होंगे, जो आयोडीन है वो सॉलिड के फॉर्म में होंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. As the forces of attraction between the molecules are weak in nature, a small amount of energy is sufficient to overcome them. Hence, the melting points and boiling points of covalent compounds are lower than those of ionic compounds. For example, melting point of naphthalene, which is a covalent compound, is 353 Kelvin, 80 degrees Celsius. Similarly, the boiling point of carbon tetrachloride, which is another covalent liquid compound, is 350 Kelvin, 77 degrees Celsius. जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो नेचर में वीक होता है और उसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट होता है कि उनके फोर्सेस को वो ब्रेक डाउन कर सके। इसलिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स का बहुत ही कम होता है आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग नेफ्थलीन का ले तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है उसका 353 केल्विन या फिर 80 डिग्री सेल्सियस है। वैसे उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का देखें जो कि अदर कोवैलेंट लिक्विड कंपाउंड है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 350 केल्विन या फिर 77 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ये आयनिक कंपाउंड से बहुत ही कम है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. द कोवैलेंट कंपाउंड्स कंटेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड डू नॉट हैव चार्ज स्पीसीज सच एज आयंस और इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन कैरी चार्ज. Therefore, these compounds do not conduct electricity and are called poor conductors of electricity. तो ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूट्रल्स इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके अंदर कोई भी चार्ज स्पेसेस नहीं होता है जैसे कि आयंस और या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज कैरी कर सके। इसलिए जो ये कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं या फिर से बोल सकते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हियर इज योर फिगर 7.10 which shows a ethyl alcohol covalent compound is non-conductor of electricity. Solubility. Covalent compounds are generally not soluble in water but are soluble in organic compounds such as alcohol, chloroform, benzene, ether, etc. तो जो covalent compounds है वो water में soluble generally नहीं होता लेकिन soluble किस में था inorganic solvent जैसे कि alcohol, chloroform, benzene, ether, etc. में। Here is your in-text question 7.3. Try to solve all these questions and please don't skip the video because if you skip the video you can't understand anything. वेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से या किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज।
और यहाँ से आंसर स्टार्ट है। जहाँ पे नहीं दिख रहा हो वहाँ पे जूम करें या फिर पॉज करके देख ले। थैंक यू एवरीवन।